नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ के बारे में आरआरसी ग्रुप डी की कि क्या कट ऑफ जाने वाली है 2021 में। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस लेके आया हूँ विद प्रूफ के साथ, जैसा कि आप जानते हैं हर बार मैं लेकर आता हूँ। और वो कारणों की बात करूँगा कि जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाएगा, और मैं वो आपको टिप भी देने वाला हूँ और आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा तैयारी करने में, एक मोटिवेशन मिलेगा जिसकी वजह से आप इस स्कोर को सेफली आराम से एग्जामिनेशन होने तक मॉक टेस्ट में कैसे आप स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। किसी अदर जोन से यदि आप हैं और आपने फॉर्म भर रखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में, तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टोटल 4 वीडियो हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जिस जोन की कट ऑफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसका लिए कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ पिछले बार बहुत ज़्यादा गई थी। उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा थे, उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ़ फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे और वैकेंसी भी उसके मुकाबले काफ़ी कम थी और सीट पर कॉम्पिटिशन भी आपका काफ़ी ज़्यादा था। बट इस साल सिचुएशन बदल गई है। परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ जो है तरीके भी बदल जाएंगे काम करने के आपके, कि आपको कैसे इस टारगेट को अचीव करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने भुवनेश्वर जोन से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंपैरिजन होगा 2018 की वैकेंसी से 2019 की वैकेंसी से। सबसे पहले आप ये एक चार्ट देखिए, ये भुवनेश्वर जोन का चार्ट है। 2018 में जब 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी वालों की, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से टोटल वैकेंसी दिखाई गई थी, वो है 1532 वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी थी आपकी। अब 2018 में आप इसको देख सकते हैं, हम कंपैरिजन लेके आए हैं। 2018 में टोटल वैकेंसी 1532 थी, जबकि अगर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 2019 की ये 2525 थी, सॉरी 2555 थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे 2018 में? 5,76,000। बट 2019 में इसके मुकाबले कम फॉर्म भरे, ये है 3,19,000। सीट पर कंपटीशन भी आपका काफ़ी ज़्यादा था, 375 2018 में, और उसके मुकाबले 2019 में काफ़ी कम है, जो कि 3 गुना है, 1/3 वो है आपका 125 सीट पे। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे भुवनेश्वर जोन में। जैसा कि आपने देख ही लिए टोटल फॉर्म, ठीक है। टोटल फॉर्म जो है आपके 3,19,218, मैंने पूरा डिटेल में इसमें दे दिया है, सीट पर कंपटीशन, और आप वैकेंसी देख चुके हैं। देन अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा। बट आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार भुवनेश्वर जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए गोल्डन चांस है और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। लोहा गर्म है तो इस पर हथौड़ा मार दो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और देन अगर हम लोग देखेंगे 2019 के बारे में, कि 2019 में जब ये वैकेंसी आई तो उसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी? 2555 थी, जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे होगे। ये ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन था उसका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 2018 में क्या कट ऑफ गई थी जबकि इतने फॉर्म भरे गए थे। तो उस समय जब कट ऑफ गई थी, हम ये भी देख लेते ऑफिशियली भुवनेश्वर जोन का कट ऑफ, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो 73 गई थी, ठीक है। ओबीसी की आप कट ऑफ देख सकते हैं 69 गई थी। देन अगर आप एससी की कट ऑफ देखेंगे तो एससी की कट ऑफ 60 गई थी और एसटी कट ऑफ 55 गई थी। मैंने अप्रॉक्स को नहीं लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो वही पासिंग मार्क्स ही लगभग जो होता है इसकी कट ऑफ जाती है। इसके साथ साथ जो है ईडब्ल्यूएस इस साल नया सिस्टम जुड़ा है, तो हम उसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे वो क्या कारण है जिसकी वजह से भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ कम जाने वाली। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वीडियो की जान है और शान है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। फॉर्म का अगर आप तुलना करेंगे कि 5,76,000 से 3,19,000 में अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 2,57,000 फॉर्म बचते, यानी 2,57,000 फॉर्म कम गिरे। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी कम जाएगी। फॉर्म कम गिरने के कारण तो कंपटीशन कम होगा ही, बट इसके साथ जो है आपकी पोस्ट भी बढ़ी है। 1532 से पोस्ट बढ़कर 2555 हो गई, जिसकी वजह से 1,023 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपकी बढ़ गई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कंपटीशन काफ़ी कम हुआ, वैकेंसी बढ़ी और साथ ही साथ फॉर्म कम भरे गए। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो सीट पर कंपटीशन जो है बहुत कम हो गया है, यानी 375 से 125, यानी कि
3 गुना कंपटीशन आपका कम हो गया है। तो 3 गुना मतलब एक सीट पर कितना हो गया, एक सीट पर 125 इस बार है। अगर हम डिक्रीजमेंट देखेंगे तो डिक्रीजमेंट 250 बच्चों का जो है कंपटीशन एकदम डायरेक्टली कम हो गया। नेक्स्ट फैक्टर आपका कट ऑफ जाने का बहुत अच्छा कारण है अटेंडेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है, और वो अच्छे से जानते हैं कि NTPC CBT 1 में जो इस बार अटेंडेंस गई थी उसके क्या हाल थे। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा 50 से 55% ही गई है। कहीं कहीं तो ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अटेंडेंस 40% भी गई है, और कहीं कहीं पे तो ऐसे है कि बहुत से बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग की तैयारी नहीं हो पाई थी, और बहुत सारे लोगों जो है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो है आपका अगर देखा जाए 1 करोड़ में से अगर देखेंगे तो कम से कम सिर्फ 55% ही बच्चे जो है इस बार एग्ज़ाम में बैठे हैं, जैसे कि रेलवे के डाटा रेलवे अपने कह रहा है न्यूज़ में। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं इस बार ग्रुप डी में भी यही सिनेरियो रहने वाला है, तो इस हिसाब से अगर हम एक मान के चले कि 50 से 55% के बीच अटेंडेंस रहता है, तो ये मान के चलिए कि यदि 3,19,000 फॉर्म गिरे हैं, तो मैं अप्रॉक्सिमेटली मान सकते हैं कि 1,60,000 के करीब जो है आपके क्या हो सकते हैं, इस बार अटेंडेंस रह सकती है इसमें। ठीक है, 1,60,000 के करीब अटेंडेंस रह सकती है यदि 50% आपका कंपटीशन ऐसे ही लेस हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो 125 अगर एक सीट पे बंदा बैठा हुआ है तो वो भी कम हो जाएगा, वो भी अगर 50% कम हो जाएगा तो हमने अगर देखेंगे तो लगभग 62 के करीब जो है यहाँ पे एक सीट पे कंपटीशन रह जाता है, जैसे कि आप ध्यान दे देते हैं। बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हर बच्चा तो पढ़ने वाला होता ही नहीं है। इसमें बहुत से लोग हैं तो जो जॉब कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली फॉर्म भर दिया होता है, और वो एग्ज़ाम का खाली पैटर्न देखने के लिए क्या करते हैं, एग्ज़ाम देखते हैं और देते हैं ताकि वो एग्ज़ाम को समझ पाए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे कि और क्या कारण है कट ऑफ जाने के, तो 2018 से लेकर 2021 के बीच में भरे गए पद, इन 2 सालों के बीच में रेलवे में कितने सिलेक्शन हुए, टोटल 1,87,664 वैकेंसी थी, जिसमें से जो है अगर आप देखेंगे टोटल जो है 1,40,000 से ज़्यादा वैकेंसी के पद भरे जा चुके। बट अभी भी बहुत सी ऐसी वैकेंसी है जो नहीं भरी जा चुकी है, यानी उनका पैनल आने वाला है। जैसे कि ALP की अभी सुनीत शर्मा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि ALP की हम बहुत जल्दी जो है वैकेंसी को फिल कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ग्रुप डी की वैकेंसी को भी बहुत जगह पैनल आ रहे हैं, लगातार भरे जा रहे हैं। JEE की भी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो अभी तक फिल नहीं करी है, RPF भी उसी में शामिल है, पैरामेडिकल की भी, इन सब की पोस्ट जो भरी जाएगी। अब एक बात बताइए, इसमें तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ग्रुप डी का फॉर्म भर के रखा है, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म जो है वो 2019 में आया था, और ये जो ALP की वैकेंसी है इसकी अभी तक ज्वाइनिंग चल रही, तो उन्होंने तो भरा ही है ना 2019 का। साथ ही साथ ग्रुप डी वाले जिन्होंने 2018 भरा, और 2019 में वैकेंसी आ जाने के कारण क्या हुआ, 2019 में वैकेंसी आ जाने के कारण उनके तो रिजल्ट आ नहीं पाए बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों का यानी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी फॉर्म भरा, तो वो लोग भी कम हो जाएंगे इसमें। इसी तरह JEE की भी वैकेंसी बाद में आई थी, RPF की, पैरामेडिकल की, और उसके बाद हमने NTPC को भी लेके चला, क्योंकि जो NTPC में सिलेक्ट होंगे वो तो ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो यानी जो ऊंची पोस्ट में होंगे वो तो नीची पोस्ट में ज्वाइन करेंगे नहीं, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। ठीक है, अब हम लोग ये सारे फैक्ट देख लेते हैं कि हमने 6-7 कारण देख लिए कट ऑफ कम जाने के। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की नहीं, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन हो के कितना। क्योंकि देखिए भाई, एक नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्ट करता है आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, और यही डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ लो जाने वाला है कि आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है। नॉर्मलाइजेशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम का क्या, आपका पेपर के जो शिफ्ट है वो इजी आते हैं कि हार्ड आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपके पेपर के लेवल पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल जब नॉर्मलाइजेशन हुए तो भुवनेश्वर जोन में कितने मार्क्स बढ़े होंगे। अगर आप देखेंगे एक एवरेज निकाला गया कि टोटल हर बच्चे के, मैंने देखे हैं कि जिनके 22 नंबर भी आ रहे थे 100 में ड्रॉ मार्क्स, उनके भी जो है कम से कम 12-12, 13-13 नंबर बढ़े हैं।
ठीक है, किसी के तो 8 नंबर पड़ते हैं, किसी के 10 नंबर। मैंने लेकिन एक एवरेज देखा है कि ज़्यादातर बच्चों के जिनकी एक्यूरेसी ठीक ठाक रही है, उनके जो है 12 से लेके 18 या 20 नंबर तक भी जो है वो बढ़ रहे थे। ठीक है, इतने नंबर तो है लोगों के बढ़ ही रहे थे। तो क्या इस साल भी सर नंबर बढ़ने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन रूल चेंज हुआ है, फार्मूला चेंज हुआ है, इतना नहीं फ़ायदा होगा जैसे कि किसी को नुकसान हो जाए कि कोई 74 नंबर लेके आ रहा है रॉ मार्क्स और वो बेचारा फेल हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप नंबर लेके आएंगे तो इस बार आप अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइज में आपका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी एक एवरेज मान के चलिए कि 8 से लेके 10 मार्क्स, हम इतना तो मान के चलते हैं कि इतना फ़ायदा आपको इस बार नॉर्मलाइज में कर ही सकता है। बट हम बात कर रहे थे पिछले साल के नॉर्मलाइज की, कि अगर पिछले साल जो है भुवनेश्वर का कट ऑफ जो है 73 गया था, और अगर हम एक एवरेज निकाल लेते, मान लीजिए हमने 13 नंबर यहाँ से घटा लिया नॉर्मलाइज का, तो फिर भी तो 60 मार्क्स है। यानी कि जो बंदा 60 के ऊपर रॉ मार्क्स ला रहा था, लगभग 95% बच्चे वो पीईटी के लिए सिलेक्ट हो रहे थे, है कि नहीं? तो इस बार भी जो होगा नॉर्मलाइजेशन में कुछ तो फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या रहेगी आपकी नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ। तो यदि आप देखेंगे सभी तथ्यों को देखते हुए, सभी मैंने बहुत चीज़ों पे विचार करके ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, लेकिन अगर डीप लेके चलूँगा तो फिर ये वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी, 25 मिनट की हो जाएगी, जो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। अब मेरी बहुत ऐसी वीडियो है जिसमें आपको रीज़न पड़े, जैसे आप 12 रीज़न देख सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा। मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत डीपली उसमें बताया हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे जर्नल की, तो नॉर्मलाइज होके अगर आपके 63 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बता रहा हूँ 63 नंबर लाते हैं, 63 नंबर के ऊपर आता है, आप बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है आप इसमें। ओबीसी में आप 60 नंबर ले आए, मैं रॉ मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 60 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई कितना भी कहे 70, 75, 72, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लाते हैं तो उसके ऊपर आपको बेस्ट पोस्ट मिलेगी, अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी, बट इतने में आपका हो जाएगा, ये डेफिनेटली श्योर है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 52 नंबर काफ़ी है सिलेक्ट होने के लिए, और एसटी के लिए 48 नंबर। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं, चलिए ठीक है, ईडब्ल्यूएस से भी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। 10% का क्या है इस बार, 10% का इस बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसके कारण वैकेंसी जो है टोटल 10,381 ये टोटल वैकेंसी है। अगर आप चार्ट टेबल उठा के देखेंगे इतनी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए लगभग जो है 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने, 3,80,000 के ऊपर ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अगर आप देख लेंगे तो सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई भुवनेश्वर जोन से ईडब्ल्यूएस से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। इसका तो कोई डेटा होता नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 3,84,000 में बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म नहीं भरे होंगे, क्योंकि आपके तो जोन से तो इस बार 3,19,000 तो वैकेंसी भरी गई है, 3,20,000। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20,000 या 22-25,000, क्योंकि 17 जोन है, आप डिवाइड करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस से कम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और इसकी कट ऑफ कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? देखिए रीजन भी है। देखिए पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पैरामेडिकल का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो आपकी कट ऑफ थी वो जर्नल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ, इन दोनों कट ऑफ के बीच में किसकी कट ऑफ दी गई थी? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दी गई थी, और इसी कट ऑफ में नंबर काफ़ी जो है अफेक्टिव थे, मतलब कम थे नंबर। ठीक है, और यानी कि बीच में या तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है जर्नल ओबीसी के नीचे हो सकती है या ओबीसी के ऊपर हो सकती है। लेकिन रेलवे के अगर रूल का हमने पिछला पैटर्न देखा तो वो यही कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस को जो है जर्नल और ओबीसी के बाद रख रहा है, मतलब ईडब्ल्यूएस को इनके बीच में रख रहा है, ईडब्ल्यूएस को, यानी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा। अगर ईडब्ल्यूएस से अगर वो नॉर्मलाइजेशन नंबर लेके 54 नंबर ले आते हैं तो वो बिल्कुल जो है पीईटी के लिए सेफ़ हो जाते हैं। बट मैं ये कहूँगा आप ज़्यादा लेके चलिए, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का भी जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कि अगर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि आपको जर्नल में उठा के कहीं डाल दे तो आपको दिक्कत हो सकती। बट यदि आपने अच्छे से सब कुछ बनवाया हुआ है ईडब्ल्यूएस का पहले से ही और आपका वेरीफाइड है सेंट्रल की तरफ से, तो आप इतने नंबर लाइए, आप सेफ़ और ज़्यादा लाते तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे पोस्ट के लिए आप प्रेफर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। ठीक है, देखिए 63 तो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है ना, मतलब नॉर्मलाइज होके अगर आपको रॉ मार्क्स कितने ले आए कि आप सेफ़ हो जाएंगे,
यानी कि आप एक मोटा मोटी कह के चले कि आपको मॉक टेस्ट में कितने नंबर लेके आना कि आप सेफ़ हो जाएंगे। भाई मॉक टेस्ट में अगर मैं ये कहता हूँ गिरी से गिरी हालत में 5 नंबर ही मान लो बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा गिरी से गिरी हालत में आपका, ये मान लो किसमें, नॉर्मलाइज। वैसे ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन हम एक मान के चलते कि मान लीजिए 5 नंबर ही बढ़ते, तो मैं 5 नंबर इससे घटा लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 58 नंबर फिर भी हो जाएंगे ना। यानी कि रॉ मार्क्स आपको 100 में से 58 नंबर इतना आपको क्या लाना है किसमें, मॉक टेस्ट में। आप ये टारगेट को अचीव कीजिए 1.5 से 2 महीने में, क्योंकि आप एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं और एग्ज़ाम होके रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे जीडीसी के एग्ज़ाम होने के लिए जो है यहाँ पे जीडीसी एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, उसकी डेट भी आ चुकी है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। देन उसके बाद जो है आपका 7th फेज़ होगा एनटीपीसी का, और 7th फेज़ के बाद किसका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी के लिए डेट उनके फाइनल की जाएगी, यानी सब तैयारी उनकी पहले ही से तय है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ऐसे नहीं उन क्वेश्चनों को लगा रहे जो आपको आते हैं। भाई जो आते हैं उसमें तो आप 60 लाएंगे, उसके ऊपर भी ले आएंगे, लेकिन इससे ये नहीं पता चल पाता कि आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा कि वो उसमें 60 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको 55 से ऊपर लाने के लिए डिफरेंट तरह के मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट का जो लेवल है ना वो अच्छे लेवल में लगाइएगा। उसके बाद जो है आप अपने मॉक टेस्ट में अगर नंबर इंक्रीज़ करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको अगर पेपर नॉर्मल भी रहता है ग्रुप डी में, वैसे तो नॉर्मल रहेगा, अगर नॉर्मल भी रहता है आपका, तो आप ये मान के चलिए कि 62 63 रॉ मार्क्स के ऊपर नंबर आप ले ही आओगे। इतना तो मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप ले ही आओगे, ठीक है। और उसके ऊपर से आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा होगा। भगवान ना करे कि अगर आपका पेपर शिफ्ट कठिन आ जाता है और अगर आप मान लीजिए उतना नहीं उस समय सक्षम होते उस पेपर को करने के लिए, उसके लिए तो नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन हार्ड होने पर आपका तो काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। बस एक काम करना है आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, क्योंकि मैंने देखा है ऑलमोस्ट कि एक्यूरेसी जो अच्छे रखते हैं ना उनके थोड़े से नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है आपके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारी टिप है। आप बताइएगा आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक तो करके जाना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।